हेलो एंड वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। बेटा सबसे पहली बात तो यू ऑल विल बी थिंकिंग कि इतने दिनों तक सर थे कहाँ पे। सो बेसिकली बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके दो कारण हैं। ठीक है, दो कारण क्या है? सबसे पहली बात तो आई वॉज टू बिजी टेकिंग योर लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस जो चल रही थी। ठीक है, 10th 11th 12th। तो एक तो उसके बाद टाइम नहीं बचता था फॉर यूट्यूब रिकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंडली आई वॉज मेकिंग मटेरियल फॉर यू ऑल जो तुम्हें एग्जाम्स में अभी काम आएगा। ठीक है, एंड देयर इज अ गुड न्यूज एज वेल। सो दो कारण आई वाज नॉट विद यू, है ना। एक तो एज आई हैव टोल्ड यू लाइव बैचेस में आई वाज बिजी। सेकंड, आई हैव मेड मटेरियल, सर्टेन मटेरियल फॉर यू जो अभी तुम्हारे काम आएगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड इसीलिए अब क्योंकि पेपर आ चुके हैं, अब देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, रात हो चुकी है बट आई हैव टू शूट दिस वीडियो फॉर यू बिकॉज अभी हमें प्रिपेयर करना है सारा सिलेबस दोबारा से। और अब 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर 15 दिन थ्रू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। इतना भी कर दिया ना तो 95 प्लस, दैट्स माय गारंटी, डोंट वरी। ठीक है, उसके अलावा एज आई हैव टोल्ड यू जो रिसोर्सेज मैंने बनाए हैं वो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे सबके लिए फ्री है। ठीक है, इफ यूल सी क्लास 12th के लिए क्या क्या, क्लास 12 पूरे नोट्स, ठीक है, जितने भी नोट्स हैं, सी 2 बुक्स, एक ये दिस इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड वन इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दोनों बुक्स के कंप्लीट नोट्स के पीडीएफ्स। ठीक है, ये सारा। अच्छा, इसी का एक क्रिस्प वर्जन है जो फाइनल रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा बिकॉज थ्योरी है यार, लर्न करने में इशू होता है, बहुत सारा मटेरियल है, कंटेंट है, दैट्स वाई। तो उसके क्रिस्प तुम्हें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बना के मैंने दिए हैं वो। अच्छा, दोनों बुक्स की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, बुक 1 एंड 2 दोनों की फुल रिकॉर्डिंग्स आर देयर अवेलेबल ऑन दी व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री। ठीक है, दोज आर माई लाइव जूम क्लासेस। ठीक है, मैप के क्वेश्चन, इस मैप जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया हुआ उसमें, वहां उसके अलावा कोई मैप में क्वेश्चन नहीं दिखेगा, दैट्स अगेन अ गारंटी। ठीक है, एंड देन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ प्रायोरिटी क्वेश्चंस हर चैप्टर में से जो पहले लर्न करने हैं। ठीक है, बेसिकली वो हम डिस्कस भी करेंगे अभी, सो डोंट वरी, दैट्स इट। ठीक है, सो ऑल दिस इज फ्री बट यू हैव टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर दिस, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीडी क्लासेस व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर एक चीज जो फ्री नहीं है, दैट इज द फाइनल टेस्ट सीरीज विच आई हैड मेड, क्योंकि वो खजाना है बेटा। ठीक है, उसका तो वैल्यू है और वो वैल्यू तो पे करना पड़ेगा। मुफ्त में लोगे तो फिर फायदा नहीं है, उसका काम भी नहीं करेगी, है ना, ऐसे तो क्या फायदा। ठीक है, वो एक्चुअली खजाना है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के बाहर से क्वेश्चन आने नहीं वाला है। क्लास 10th की भी है बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12th ओनली। टोटल 15 चैप्टर है, 30 टेस्ट है, हर चैप्टर के 2 टेस्ट बनाए और उन 2 टेस्ट में से उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक टेस्ट 25 नंबर का, दूसरा 25 नंबर का, सेट 1 सेट 2, दैट्स इट। अगर ये 30 टेस्ट कर लिए इसके बाहर से, देयर विल बी नो क्वेश्चन इन द फाइनल्स बोर्ड्स में। ठीक है, एंड आई विल मेक अ वीडियो डेफिनेटली इन द एंड, जब एग्जाम आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, एवरी क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दीज टेस्ट्स ओनली। ठीक है, आई एम टेलिंग इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन, चलो, दिस इज वन थिंग, दिस इज समथिंग विच इज पेड एंड यू हैव टू टेक इट ओनली। ठीक है, एंड रिपब्लिक डे वाले दिन ही लॉन्च किया था। मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस टेस्ट, चेक करते करते पूरा फरवरी मेरा टेस्ट चेक करने में गया है, टेस्ट सीरीज के। ठीक है, इतने बच्चों ने इसको रजिस्टर किया और मेरे पास टेस्ट की बारिश हो गई। ठीक है, सो रिपब्लिक डे वाला ऑफर इज स्टिल वैलिड, इट इज फॉर 999 एज ऑफ नाउ एज वेल। ठीक है, ओरिजिनली इट वाज ऑफ 2000, दैट्स इट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क। अब काम की बात करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, आज एज यू नो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर पूरा करना है थ्रू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। But since we are starting this book, Contemporary World Politics, for all of you, it is for the first time. ठीक है, अदरवाइज चैप्टर 1 ऑफ बुक 2 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगेन आई विल डू इट, डोंट वरी, बट अभी बुक 1 से स्टार्ट किया इसीलिए। तो क्योंकि बुक 1 आज शुरू करनी है तो कुछ चीजें पहले एक बार समझेंगे हम। ठीक है, सो दैट यू गेट अ कंटेक्स्ट दैट व्हाई दिस चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इज देयर। ठीक है, और फिर क्विकली हम चैप्टर को एक बार डिस्कस करेंगे। ये 10-11 क्वेश्चंस अगर कर लिए ना, दैट्स इट फॉर यू फॉर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जहां तक बात है ना, ध्यान से सुनना, ये पहली बार क्लास 12th में तुम पढ़ने लगे हो। ठीक है, क्लास 9th 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर पढ़ी है, मगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू विल बी डूइंग। ठीक है, तो अगर हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स करना है
उसके लिए कुछ कंटेम्पररी या कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड स्पेशली दोज दैट हैपेंड इन द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। और ये किस सेंचुरी की बात है? 20th सेंचुरी में। तो क्या क्या मेजर चीजें हुई 20th सेंचुरी में, पहले हमने वो देखना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड इन द लास्ट सेंचुरी, प्रीवियस सेंचुरी में। सबसे पहली चीज, अब देखते रहो, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन, अदरवाइज दिस वीडियो इज विद यू ओनली, डोंट वरी। सबसे पहली चीज जो हुई दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। एंड दैट हैपेंड इन 1914 टू 1918, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या जब कोई बहुत बड़ी घटना होगी तो कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि दुनिया में ये चीज रिपीट ना हो, है ना। तो एक पंचायत लगी यार कि आगे से काम नहीं होना चाहिए, और उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। दैट वाज लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में, लीग ऑफ नेशंस अगले ही साल बना दिया गया कि आगे से ऐसा कोई काम ना हो। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1919, ठीक है। दिस इज वन थिंग, ठीक है। एक तो हो गया ये पहली चीज। अगर लीग ऑफ नेशंस और वर्ल्ड वॉर 1 इसी दौरान एक और घटना होती है, वर्ल्ड वॉर 1 के ही मीनवाइल वन अनदर डेवलपमेंट हैपेंड इन द वर्ल्ड व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही हम कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड इन 1917, ठीक है, 1917 में। सो वर्ल्ड वॉर 1 वाज गोइंग ऑन एंड रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है। सुनते रहो पहले ध्यान से, ठीक है। इसका क्या रेलेवेंस है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल बी गेटिंग टू नो, तभी सारा सिलेबस समझ में आएगा, ठीक है। इट्स द फाउंडेशन। नहीं किया पूरे साल, कोई बात नहीं, अभी देख लो इसको। दिस इज वन थिंग, रशियन रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन एन एंटिटी वाज फॉर्म्ड जिसका नाम तुमने पूरे किताब में बहुत बार सुना होगा, जिसको यूएसएसआर बोला जाता, ठीक है। सो दिस वाज द टाइम व्हेन यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड, वन थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स अगेन गेट बैक टू लीग ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड वॉर 1। अब लीग ऑफ नेशंस 1919 में बना, अच्छा काम कर रहा था, 20 साल तक बहुत अच्छा काम किया। फॉर द नेक्स्ट 20 years इट वर्कड वंडरफुली, बट इनको क्या पता था कि दुनिया में एक आदमी चल रहा है, एक आदमी है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, है ना। और उस आदमी की वजह से एक वॉर हो जाता है अगेन, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2। तो दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, मगर लीग ऑफ नेशंस तो बना था कि वर्ल्ड वॉर दोबारा से ना हो। तो एक्चुअली आफ्टर 20 years लीग ऑफ नेशंस फेल्ड। सो 1919 + 20, 1939 was the time when World War II started, and this war ended in 1945, ठीक है। अभी 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है, अभी इस पे वापस से आएंगे। मगर अब पहला जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो फिर एक शांति के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अब जो पीस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, तो लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर जो बना इन 1945 ओनली, दैट इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूड, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। तो ये कहानी समझनी है पहले पूरी, ठीक है। That's how United Nations was formed in 1945, which is still there, ठीक है। Functioning well or not we'll see in the chapter international organization, so don't worry। ये एक बात हो गई, ठीक है। तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस, 20 साल के बाद वो फेल हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 45 में, और फिर यूनाइटेड नेशंस बन गया। और वर्ल्ड वॉर 1 के मीनवाइल रशियन रेवोल्यूशन ऑल्सो हैपेंड, व्हिच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। ये बात हमें पता लग गई, which is very important for the chapter which will be starting today and for the next chapters of this contemporary world politics, ठीक है। So this is one thing। अब एक और बात कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, हमें ये पता लगा, मगर
वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में देयर वर टू ग्रुप्स, ठीक है, ग्लोबली टू ग्रुप्स, पावर ग्रुप्स थे। वन वाज एक्सिस पावर्स, ठीक है, फटाफट से देख लो, एंड वन वाज द अलाइड पावर्स, द अलाइड ग्रुप, ठीक है। एक्सिस पावर मेजरली इट वाज जर्मनी, ठीक है, साथ में देयर वाज इटली आल्सो एंड जापान आल्सो, ठीक है। एंड इन द अलाइड ग्रुप देयर वाज यूएसए और उसका दोस्त यूएसएसआर, ऑब्वियसली दे आर इन द सेम ग्रुप, सो दोस्ती होंगे, है ना। साथ में इनके देयर वर अदर कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है, दैट्स इट। एंड हाउ वर्ल्ड वॉर टू एंडेड was when USA attacked Japan with nuclear weapons, ठीक है। That's how World War II ended. USA ने बोला बेटा अभी तो एक बम गिराया और बहुत सारे पड़े हैं तो शांति कर लो, बंद कर दो वॉर, एंड that's how World War II also ended. United Nations was formed, ठीक है। मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि USSR was also a friend of USA and USSR को लगा कि यार मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया है और इसने मुझसे सीक्रेट शेयर नहीं किया इतना भी कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा हूं, बना के बैठ गए। इसीलिए, और यही उस समय की दो मेजर कंट्रीज थे जो सबसे पावरफुल थे, और इन दोनों में अब टसल शुरू हो गया। भाई तुम दोस्त से सीक्रेट शेयर नहीं करोगे तो वो शांत बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। सो वर्ल्ड वॉर टू तो खत्म हो गया 1945 में, बट उसी 1945 में एक नया युद्ध शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। क्या है ये, यही हमने देखना है। सो अब दो लोगों में, दो एंटिटीज में, कंट्रीज में लड़ाई हो गई। एक का नाम है यूएसए, एक का नाम है यूएसएसआर, ठीक है। लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन द वे इट एंडेड वाज नॉट बेसिकली लाइक बाय यूएसए, देयर आर अदर रीजंस आल्सो, है ना, विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल्स, बट सुपरफिशियल इतना समझ जाओ बस, ठीक है। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई भी क्या थी? इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है। आजकल तो बहुत होता है ना, कोई भी दो लोग एक साथ रह ही नहीं पाते हैं क्योंकि विचारधाराओं का फर्क है यार, वो बोलता है मेरे ये विचार है, वो बोलता है ये विचार है, तो दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, विच इज कंप्लीटली अ फॉल्स नोशन, है ना। को एग्जिस्टेंस करना है तो इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एक्सेप्टेंस, है ना। सी वी आर स्टडिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इट इज एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री, पुरानी बातें समझ रहे हैं दुनिया की, तो हिस्ट्री से सीखना भी है साथ में, ठीक है। एवरी एग्जाम्पल टीचेस यू समथिंग, विल टीच यू समथिंग एंड विल मेक यू बेटर सिटीजन, बेटर ह्यूमन बीइंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब यूएस यूएसएसआर दोनों के अलग अलग विचार थे। क्या अलग अलग विचार थे वो हमने देखने हैं। यूएसए के, अच्छा आइडियोलॉजी की बात होती है तो दो लेवल पे आइडियोलॉजीज होती हैं, वन इज ऑन पॉलिटिकल टर्म्स, वन इज इकोनॉमिक टर्म्स। यूएसए बोल रहा है कि पॉलिटिकल टर्म्स में, जस्ट अ सेकंड, सी दिस, कहां उड़ गया भाई, पॉलिटिकल इकोनॉमिक। पॉलिटिकली यूएसए बोलता है कि भैया पूरी दुनिया में मैं तो ये चाहता हूं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। द पॉलिटिकल सिस्टम इन द होल वर्ल्ड, द मेजर कंट्रीज शुड बी डेमोक्रेसी। अच्छा, द डे आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज एक्चुअली द डे, अभी कल ही यूएसए एंड इजराइल एक्चुअली अटैक्ड ईरान एंड मिस्टर खामेनी उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो द रीजन बीइंग व्हाई, बिकॉज ईरान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ यूएसए। फाइन, अदर ऑल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्टेड दैट, ईरान रिफ्यूज टू डू दैट, दैट्स व्हाई दे अटैक्ड। सो आज भी देख लो वही चीज चल रही है, जो फाउंडेशन हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तब नींव रखी गई थी, स्टिल इट्स बीइंग कंटिन्यूड, है ना। यूएसए स्टिल बिलीव्स दैट एवरी कंट्री शुड फॉलो दिस ओनली, दिस इज वन थिंग, ठीक है। नाउ दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, बट यू, दिस इज हाउ यू कैन रिलेट टू दिस, ठीक है। चलो अभी एग्जाम पे फोकस करना है बस, ठीक है। मेरे अंदर का फिर से दिमाग जाग जाता है कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, बट प्लीज डोंट डू दैट। अभी के लिए सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, जो 10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो करना है, ठीक है। आई विल ट्राई नॉट टू डेविएट, ठीक है। यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए पूरी दुनिया में, पहली बात। मगर ऑन दी अदर हैंड यूएसएसआर ने बोला कि यार नहीं, क्यों डेमोक्रेटिक, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए दैट शुड बी ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म होता है तानाशाही की तरह, मतलब इफ डेमोक्रेसी इज एक्चुअली रूल ऑफ पीपल, ऑपोजिट ऑफ दैट इज ऑथोरिटेरियनिज्म, कि लोगों की नहीं सरकार की चलनी चाहिए, उनकी अथॉरिटी चलनी चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेटिज्म, मतलब अफसरशाही, ठीक है, which is again opposed to the rule of the people. This is one thing.
इकोनॉमिकली यूएसए ने बोला कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए दैट शुड बी कैपिटलिज्म. On the other hand, on the contrary, USSR said that no, it should be socialism. अब ये दो अलग अलग तरह के विचारधारा हो गए. Therefore, it was an ideological war. अब विचारधारा का वॉर है तो मतलब लड़ाई नहीं होगी यार, कम से कम, है ना, कि ऐसे कोई वेपन से या कुछ लड़ाई नहीं होने वाली है. So that is why it was known as Cold War, because it was not hot. धुआं धुआं नहीं हो रहा है, कुछ लड़ाई नहीं हो रही है. तो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध बोल देते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज इट वॉज जस्ट एन आइडियोलॉजिकल वॉर, विचारधारा का युद्ध था. नाउ कम्स द मेजर पॉइंट दैट सिंस देयर वाज टू सेंटर्स ऑफ पावर रिमेनिंग आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, दो सेंटर्स बचे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, ठीक है. अब ये दो सेंटर्स का मतलब क्या होता है? बाइपोलैरिटी. बाई मीन्स टू, polarity means centers of power. Bipolarity. Bi means two, polarity means centers of power or powers. So two centers of power were there after the end of World War II and it was a time of Cold War. So bipolarity बोल लो, Cold War बोल लो, same thing है. Yes or no? ठीक है. Cold War और bipolarity is a similar thing. ठीक है. And it was an ideological war, similar thing, and it started due to attack by USA, nuclear weapons attack. तो यूएसआर को लगा मैं भी बनाता हूं. दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज आर्म्स रेस. आर्म्स मतलब हथियार, हथियार की रेस लग गई भाई कि मैं बनाऊंगा ज्यादा, मैं से ज्यादा बनाऊंगा. सो कोल्ड वॉर बोल रहा हूं, आइडियोलॉजिकल वॉर, बाइपोलैरिटी, आर्म्स रेस, इट इज वन एंड द सेम थिंग, which was a tussle between USA and USSR after the World War II. और क्या विचारधारा है ये हमने देख लिया. ये विचारधारा है, ये तो रट ही लेनी है. मगर डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म तो भी अंडरस्टैंड, है ना. ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म क्या है, फ्रॉम हेयर द चैप्टर स्टार्ट्स, ठीक है. विल टॉक अबाउट दैट. अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल, बट बिफोर दैट, अब यार बाइपोलैरिटी, हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी मतलब टू सेंटर्स ऑफ पावर थे, एंड मतलब कि दो नहीं रहे, मतलब एक ही बचेगा. तो जो एक खत्म हुआ वो तुम्हें तो पता है कौन है, क्योंकि तुम तो पढ़ चुके हो, प्री बोर्ड्स दे चुके हो. एंड द वन विच एंडेड वाज यूएसएसआर. सो यूएसएसआर एंडेड, दैट वाज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एज वेल. द ओनली सुपर पावर दैट रिमेन्ड वाज यूएसए एक्चुअली, है ना. यही हमने देखना है. मगर जो यूएसएसआर खत्म हुआ वो था क्या, यहां से हमने शुरू करना है. सिस्टम दैट एंडेड, बाइपोलैरिटी एंडेड मींस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, वी नो दैट. बट यूएसएसआर था क्या? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. जो खत्म होने वाला है उसके बारे में तो पता हो. और जो खत्म होने वाला है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम्स होंगी तो उसको रिफॉर्म करने के लिए एक आदमी आया, मगर वो रिफॉर्म करने आया था बेचारा, डिसइंटीग्रेट करने बैठ गया. कभी कभी व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और सॉल्व करने के बजाय उसको और खराब कर देते हो, दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंड थ्रू गोर्बाचेव एज वेल. ठीक है. अब यार जब टूट गए हो आप, तो आपको एक थेरेपी चाहिए, मगर वो थेरेपी इतनी सडन कर ली गई कि उसमें भी शॉक लग गया. दैट्स व्हाई दैट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू. इट इज शॉक थेरेपी. व्हाट इज इट, विल टॉक इन डिटेल, डोंट वरी. दीस आर द टॉपिक्स व्हिच विल बी गोइंग टू स्टडी. ठीक है. मगर थेरेपी के बाद भी यार कुछ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे रही, क्योंकि अभी डिसइंटीग्रेट हुआ है पूरा रीजन. और फिर जो डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, उसमें सबसे बड़ा कंट्री वॉज रशिया ओनली. तो इंडिया के रशिया के साथ क्या रिश्ते हैं वो देखेंगे. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट अ न्यू फिनोमिना, अरब स्प्रिंग. व्हाट इज दिस, विल आल्सो अंडरस्टैंड. एंड इट आल्सो हैज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस विद करंट सिनेरियो जो पूरी दुनिया में हो रहा है ना, दैट अटैक्स ऑन ईरान और दैट इजराइल एंड ईरान टेंशंस. ठीक है. सो ये सारी बातें हम इस टॉपिक में देखेंगे. दैट्स इट. दीज आर द टॉपिक्स एंड आई होप कुछ बेसिक समझ आया होगा. नाउ यू हैव गॉट अ फाउंडेशन. ठीक है. सो नाउ इट विल बी वेरी इजियर फॉर मी ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है. To teach you and for you also to grasp the concepts easily. That's it. And with that note, let us start with the first topic, the Soviet system. As I have told you, जो टूटने वाला है, जो बिखरने वाला है, वो है यूएसएसआर. ठीक है. यूएसएसआर के बारे में समझना है. पहला टॉपिक, पहले तो ये समझना है कि यार ये जो है कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मॉडल, दोनों की ये पॉलिसीज है, ये है क्या.
कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ध्यान से सुनना है, सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है, कंप्लीट क्वेश्चन विल बी लर्न। तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे कि थ्योरी कैसे लर्न करते हैं। थ्योरी लर्न करने का तरीका ये नहीं है कि रटने बैठ जाओ, ठीक है, कर सकते हो तो इट्स गुड, दैट्स फाइन, उसमें कोई हार्म नहीं है समझने के बाद ऑब्वियसली, बट अदरवाइज कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कैसे? सबसे पहले कैपिटलिज्म का फर्स्ट पॉइंट, दैट इन कैपिटलिज्म देयर इज प्राइवेट ओनरशिप। सी इट्स रिटन नो, इंडिविजुअल ओनरशिप, ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बेसिकली प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट आदमी कुछ भी खरीद सके, ठीक है, बड़ी प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग। बट इन सोशलिस्ट मॉडल स्टेट ओनरशिप, स्टेट का मतलब सरकार, बोले प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, स्टेट ओनरशिप होगी। पहला डिफरेंस, कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिज्म स्टेट ओनरशिप। सेकंड, अब यार जब प्राइवेट ओनरशिप कोई होगी वो उसका मकसद क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बात खत्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना काम बनता, पैसा बनता, भाड़ में जाए जनता, बात खत्म। दिस इज एक्चुअली कैपिटलिज्म, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इट इज आल्सो नोन एज पिग्स फिलॉसफी, बट नो वरीज, ठीक है, क्योंकि सूअरों की तरह काम करते जा रहे हैं सारे बस, ठीक है, देयर इज नो वेलफेयर इन दैट, बट फाइन, चल रहा है, चल रहा है। दिस इज वन थिंग। ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट, सोशलिस्ट मॉडल क्या बोलता है? सोशल वेलफेयर, अरे लोगों का भला करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन कौन कर रहा है? स्टेट, सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है नहीं, वो क्या करेगी? लोगों का भला करेगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो इनको लिए इक्वालिटी कुछ होगा क्या? इक्वालिटी, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन कैपिटलिस्ट मॉडल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मकसद क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उनको इक्वालिटी से क्या मतलब है? कुछ नहीं है। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी सोशलिज्म में दे रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। रीजन, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, लोगों के भलाई की बात कर रहे हैं। कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय डिमांड एंड सप्लाई बेसिस, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, है ना, दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, प्राइस भी उसी बेसिस पे सेट होता है, प्रोडक्शन भी उसी बेसिस पे सेट होती है, डिमांड सप्लाई, है ना, दीज आर नेचुरल फोर्सेस जो चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन नहीं है खास। सोशलिस्ट मॉडल में मास प्रोडक्शन, भाई मास प्रोडक्शन क्या होता है कि बहुत सारा प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि सोशल वेलफेयर करना है, लोगों का भला करना है, तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई भूखा ना सोए, रेट बहुत ज्यादा ना हो। और रेट बहुत ज्यादा कब नहीं होगा? जब सप्लाई इनफ होगी ना, इकोनॉमिक्स वाले इजीली समझ जाएंगे, अदरवाइज जस्ट अंडरस्टैंड दिस, लोगों का भला करना है तो मास प्रोडक्शन कर दो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, दैट्स इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म और यूएसए एंड यूएसएसआर ऑफ 1945, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन डन। बहुत बार आया है क्वेश्चन, फिर आएगा, मैं बता रहा हूं, नहीं तो कहीं ना कहीं पे तो जरूर काम आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स फॉर श्योर, पहली बात, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, पता है तुम्हें भाई, एंड इट्स ऑल एनसीईआरटी। आई हैव कन्वर्टेड ऑल एनसीईआरटी इनटू द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, ठीक है, विद प्रॉपर हेडिंग्स एंड द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ठीक है, स्टोरी वाइज, और जो कीवर्ड्स है उनको बोल्ड कर दिया तुम्हारे लिए, काम आसान करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। ये एक चीज हो गई। सेकंड क्वेश्चन, अब ये सोवियत सिस्टम जो टूटने वाला है वो था क्या, उसके फीचर्स क्या है, फटाफट से देख लो। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू बिफोर एज वेल, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है। फुल फॉर्म अभी के अभी याद करोगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दिस इज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, and it came into being after the socialist revolution in Russia in 1917। अभी मैंने बताया था that Russian revolution happened, उसके मैंने 3 नाम बताए थे, just a second, ठीक है, उसके मैंने तुम्हें 3 नाम बताए थे, एक रशियन रेवोल्यूशन, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं, सबने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा है ना, दैट द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, मगर उस समय ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा होता तो पता होता दैट वाज द टाइम व्हेन यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड इन 1917, ठीक है, और ये रशिया में हुई थी रेवोल्यूशन, 1917 में ये बन गया था। पहली बात, अब फीचर्स क्या है देखो जल्दी से। सबसे पहली बात, दे
बिलीव इन सोशलिज्म, दे आर अपोज टू कैपिटलिज्म, ठीक है, बिकॉज दे वांट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, थोड़ी बराबरी, रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है ना। देन ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, बिकॉज द ओनली पार्टी अलाउड टू एग्जिस्ट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी अलाउड थी। ऑथोरिटेरियनिज्म, काइंड ऑफ तानाशाही, वन थिंग। इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट ओनरशिप, अभी पढ़ के आए पीछे। एंड इट हैड, मगर कुछ अच्छी बातें भी हैं, देखो, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पेन्स टू कार्स, भाई है तो सुपर पावर इतना उस टाइम। एनी अदर कंट्री विच वाज capable of becoming a superpower after USA, or which actually was a superpower, was USSR only at that time, ठीक है। सो उनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक मतलब कि लोकल इंडस्ट्री, लोकल मतलब पूरे यूएसएसआर में, ठीक है, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था उनको। पिन, छोटी छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी कार तक वो खुद बना रहे थे, सो इट वाज अ ग्रेट सिस्टम, ठीक है। और कुछ अच्छी बातें हैं, यू कैन राइट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, एनर्जी रिसोर्सेज, है ना, जैसे ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड ऑल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स जितने भी हैं वो सब कौन ओन कर रहा है, सोवियत स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी बेसिकली जमीन कौन ओन करेगा, स्टेट। बोले हमें बराबरी चाहिए, यहाँ कोई लैंडलॉर्ड या फिर कोई स्लेव नहीं होगा या सर्फ नहीं होगा, यहाँ पे सब बराबर होंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दे दिया, सरकार को ओन करने के लिए, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एंड देन नो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेड, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी भाई, सबको काम देना है, मास प्रोडक्शन, सोशल वेलफेयर, ये सारे प्रिंसिपल्स की बात करके आए हैं। सो दिस वाज सोवियत सिस्टम, दीज वर देयर फीचर्स। कीवर्ड्स पे फोकस करो, यही सब पेपर में उतार के आने हैं, नंबर लेके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जान के दिया हुआ है ऐसे मैंने, क्योंकि कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव फीचर्स क्या है, नेगेटिव फीचर्स क्या है। पॉजिटिव 2 नंबर में पूछ ले जाएंगे, या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 4 नंबर में पूछ ले जाएंगे, तो तुम्हें पता हो कि क्या है। पॉजिटिव फीचर्स की बात करें तो यूएसएसआर यार पूरी दुनिया से तो मोर डेवलप्ड ही था ना, ठीक है। इट वाज ऑलमोस्ट एट पार विद यूएसए, मे बी लेसर इन सम एस्पेक्ट्स, बट अदरवाइज पूरी दुनिया से तो आगे ही था। सारे लोगों के पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, ठीक है। सोशल वेलफेयर तो हो ही रहा था, नॉन एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेड पड़ा है अभी, एंड स्टेट ओनरशिप सी, तो थोड़ी इक्वालिटी वाली भी बात थी। नेगेटिव फीचर्स ये थे कि वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होती जा रही थी सरकार वहां की, ठीक है। सो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बहुत लेस थी। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, यार इकोनॉमी एक टाइम के बाद तो स्टेग्नेट हो जाएगी ना, कैपिटलिज्म नहीं है, ठीक है। सबको आप कुछ ना कुछ दोगे, मास प्रोडक्शन करोगे, फॉरेन ट्रेड नहीं करोगे, तो एक बार इकोनॉमी ठहर जाएगी, आगे जाएगी ही नहीं ना, तो इकोनॉमी भी रुक गई थी। उसके ऊपर से लार्ज इकोनॉमिक बर्डन होता जा रहा था, कारण क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था, बाइपोलैरिटी स्टार्ट क्यों हुई थी, बिकॉज इट वॉज एन आर्म्स रेस ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज यूएसए के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूएसए was possessing the nukes, ठीक है। यूएसएसआर wanted to make the nuclear weapons, उसके लिए लगेंगे पैसे, अब पैसे लगेंगे तो पैसे के लिए लोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि और भी काम करने हैं, तो बहुत इकोनॉमिक बर्डन होता गया उनके ऊपर, ठीक है। तभी कहते हैं कि कंपीट कभी भी दूसरे से इस सेंस में मत करो, अदरवाइज आप बर्डन लेके ही बैठ जाओगे। यूएसएसआर वाज कंपीटिंग विद यूएसए इन टर्म्स ऑफ दिस आर्म्स रेस, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया, खुद को तोड़ के बैठ गए। किसी की कॉपी या रीस इस सेंस में करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, दैट्स फाइन, ठीक है। अदरवाइज दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री एज वेल, दैट्स इट। दीज आर 3 नेगेटिव फीचर्स, दीज आर द 3 पॉजिटिव फीचर्स। 4 नंबर पक्के, हो सकता है 6 में भी आ जाए, 3 पूछ ले जाएंगे, तो दैट्स फाइन, वी नो दैट, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, द सोवियत सिस्टम। फिर आता है सेकंड टॉपिक। भाई जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई आदमी रॉबिनहुड बन के आता है कि मैं इस सिस्टम को ठीक कर दूंगा, है ना, देशभक्त आ जाएंगे, दैट्स फाइन। दैट वाज गोर्बाचेव फॉर यूएसएसआर, कुछ रिफॉर्म्स लेके आया वो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगर रिफॉर्म्स के कारण डिसइंटीग्रेशन ही हो गया यूएसएसआर का। सी यूएसएसआर इटसेल्फ वाज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग ही था ना वो, तो यूएसएसआर टूट गया। अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि बुरा हुआ, मगर गोर्बाचेव के लिए वो अच्छा ही हो गया, क्योंकि पूरा सिस्टम टूट गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। सो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। हमने क्या देखना है, गोर्बाचेव ऐसी क्या पॉलिसीज लेके आया था उसको सुधारने के लिए, क्या रिफॉर्म्स थी। सबसे पहली चीज तो गोर्बाचेव ने ये डिसाइड किया कि वेस्ट के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए जाए।
बोले सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्योंकि हम यूएसए से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई इन द सेंस आइडियोलॉजिकल वॉर है ना। बोले रिश्ते सुधार लेते हैं, ना रहेगा दुश्मन, है ना, तो ना ही होगी लड़ाई, ना कोई आर्म्स रेस होगी, पैसे भी अच्छे खासे होंगे, ट्रेड भी हो जाएगा। और दूसरी उसको प्रॉब्लम पता थी कि यार सोवियत सिस्टम, सोवियत यूनियन इज यूएसएसआर ओनली, बोले हम डेमोक्रेटिक नहीं है, हम खुद को डेमोक्रेटाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मगर डेमोक्रेटाइज करने का मतलब क्या होगा, अगर ऑथोरिटेरियनिज्म खत्म करके खुद को डेमोक्रेटाइज कर लिया जाए तो फिर तो आइडियोलॉजिकल वॉर ही नहीं रहेगा, ना रहेगा वॉर, ना होगा कोल्ड वॉर, ना ही बाइपोलैरिटी। वही तो हुआ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज वांटेड बाय गोर्बाचेव, ठीक है। अच्छा, इसके लिए वो दो पॉलिसीज भी लेके आया, वन वाज पेरिस्ट्रोइका एंड वन वाज ग्लासनोस्ट, ठीक है। दीज आर टू रशियन वर्ड्स, सो डोंट वरी। पेरिस्ट्रोइका बेसिकली इज रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट इज ओपननेस। एमसीक्यू में बहुत बार आया है, 2 मार्क्स में बहुत बार आया है, दोबारा आएगा, रट लो, क्या दिक्कत है। पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, बोले इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सोशलिज्म से हटना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा। एंड ग्लासनोस्ट इज अ पॉलिटिकल पॉलिसी, ओपननेस। इसको ऐसे याद रखो, मैं बताता हूँ। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, सिमिलर थिंग्स है ना। ग्लासनोस्ट, ओपननेस, कि सरकार ओपन हो जाए भाई थोड़ी, ठीक है। अभी जो अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है उसको बदल दें अगर, थिंग्स वुड बी बेटर। ये दो पॉलिसीज लेके आया। दूसरी बात, उसने यूएसए के साथ आर्म्स रेस खत्म कर दी। बोले देखा क्या चल रहा है यार, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए यूएस ने, हम भी बना रहे हैं, पैसा सारा वहां जा रहा है, इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है, बोले खत्म करो आर्म्स रेस यार, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। एक और प्रॉब्लम थी, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अदरवाइज लेक्चर वुड बी टू लॉन्ग, ठीक है। एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू सी दिस, तो जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में फ्री रिसोर्सेज है ना, उसमें लॉन्ग क्लास, जूम क्लासेस दी हुई हैं, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस, सो वहां पे जाके तुम देख सकते हो। अदरवाइज एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वन थिंग दैट गोर्बाचेव डिड। उसने सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान और ईस्टर्न यूरोप में जो भेजे हुए थे उनको विड्रॉ कर लिया। बेसिकली यूएसएसआर ने अपने कुछ सोल्जर्स अफगानिस्तान में भेजे हुए थे, क्या पर्पस था, अगेन यू कैन वॉच दैट। एज ऑफ नाउ जस्ट लर्न दिस दैट उसने गोर्बाचेव ने वो ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया, ठीक है। सो ही विड्रू द सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, वो लड़ाई करनी ही नहीं ना, ठीक है। एंड देन ही आल्सो हेल्प इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो क्लास 10th बोर्ड्स में पढ़ा था, है ना, वो तो 1800s की बात है, लेट 1800s की नहीं। दिस इज नॉट दैट यूनिफिकेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस यूनिफिकेशन इज समथिंग एल्स। अब एक बार देख लो, दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली लेट्स से दिस इज द होल वर्ल्ड, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज यूएसए, ठीक है, एंड दिस इज रशिया और यूएसएसआर, ठीक है, इज यूरोप एज वेल, देयर इज अटलांटिक ओशन, दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, ये डोंट गो इनटू प्रोपोर्शंस, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस एज ऑफ नाउ। दिस इन यूरोप देयर इज अ कंट्री जर्मनी, ठीक है, एंड जर्मनी में, जर्मनी कैपिटल इज बर्लिन। बर्लिन में एक एक सिंबॉलिक तरीके से वॉल बनाई गई थी that actually represented that the world is divided into two blocks, one led by USA, one led by USSR. USA led the western bloc and USSR led the eastern bloc, and this actually was the symbolism of Cold War, that the world is divided into two powers. This is bipolarity, and this is actually was represented by division of Germany into two blocks, है ना, बर्लिन में एक दीवार बना के। अब ये सिंबोलिज्म जो है यही दिखा रहा है ना कि कोल्ड वॉर चल रहा है, दो पावर्स हैं। गोर्बाचेव ने आगे क्या किया, यूनिफाई करवा दिया जर्मनी को, बोले यार टुकड़े क्यों बटे हुए हैं, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक इज देयर, खत्म करो। बिकॉज ही वांटेड टू एंड दैट कोल्ड वॉर, ही वांटेड टू सेव यूएसएसआर, है ना, स्पेशली रशिया, सो दैट एक्चुअली वाज डन बाय, ठीक है।
सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गॉर्बेचेव। ये 5-6 पॉलिसीज, 4-5 पॉलिसीज याद रखनी है। उसका इफेक्ट क्या हुआ पढ़ो तो सब अच्छी अच्छी चीजें हो गई, मगर एक तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ठीक है। एक चीज क्या हुई, द कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स फेल्ट दैट देयर पावर्स एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग। इसमें सिंस वी आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फॉर द बोर्ड्स, बट इसमें यू विल गेट टू नो जो मेन नोट्स है ना फ्री रिसोर्सेज में, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट टू नो, उसमें फ्री रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें सारे नोट्स में देख लेना। तो इसी चैप्टर में उसमें देयर इज अ क्वेश्चन कि गोर्बाचेव जी बने कब थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। इट वाज एक्चुअली 1985 व्हेन ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मगर यार अब ये आदमी भला आ गया, ये अच्छा करने की ट्राई कर रहा है, यूएसएसआर को रिफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है, मगर ओरिजिनली जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो तो अथॉरिटेरियन ही है ना। अब 100 गलत लोगों में उनका लीडर एक अच्छा आ गया तो ये सारे लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो हमारे जो पहले के प्रिविलेज थे, जो हम मजे ले रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो तो खत्म हो जाएंगे। हम अच्छी खासी तानाशाही कर रहे थे, एक आदमी आ गया गोर्बाचेव जी, उसने सब कुछ तबाह कर दिया हमारा, है ना, अच्छा अच्छा करने के चक्कर में। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे ना उनको लगा कि हमारी पावर्स प्रिविलेजेस खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये नफरत करने लगे गोर्बाचेव से। एक ये चीज हो गई, दिस इज अगेन समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इससे एक चीज और हुई, यूएसएसआर के ही बहुत सारे, सी यूएसएसआर वाज अ ग्रुप ऑफ 15 रिपब्लिक्स, टोटल 15 अलग अलग रिपब्लिक्स थी, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा वॉज रशिया, और मेजरली सरकार भी वहां से ही चलती थी, ठीक है, मॉस्को वाज द कैपिटल में भी, वहां से चल रहा है सब कुछ। तो 15 रिपब्लिक्स को, अच्छा जब गोर्बाचेव ने ऐसे कुछ काम करने लगे तो बाकी 15 रिपब्लिक्स, 14 रिपब्लिक्स को लगा कि यार इवन रशिया, उनमें भी नेशनलिज्म की भावना जागने लगी कि यार वाई वी आर पार्ट ऑफ द ग्रुप विच इज यूएसएसआर, हमारी आइडेंटिटी का है। तो एक नेशनलिज्म की भावना जाग गई उनमें भी, ठीक है, इंक्लूडिंग रिपब्लिक लाइक रशिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक्स इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। जो मेन नोट्स है ना उसमें 15 के 15 रिपब्लिक्स का एक मैप दिया हुआ है अच्छे से, इसमें भी शायद लास्ट में मिल जाएगा तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है। एंड वो 15 के 15 लर्न कैसे करना है वो भी बताया हुआ है, ठीक है, सो डोंट वरी। ये 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे, और इवन रशिया, इनमें नेशनलिज्म की भावना जागने लगी, अलग होने की बात। सो ये सारे कारण बने ना कि यूएसएसआर से अलग होने की बात कर रहे हैं, तो यूएसएसआर टूट जाएगा, ठीक है, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड एज वेल, ठीक है। लेट्स बी अ लिटिल क्विकर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोर्बाचेव के टाइम में 3 ऐसी क्या घटनाएं हुई जो दर्शाती हैं कि यूएसएसआर टूट गया, ठीक है। एक पहली बात तो कूप इन 1991 एंड राइज ऑफ अ पर्सन विच इज बोरिस येल्सिन। इट्स नॉट एक्चुअली येल्सिन, ठीक है, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज येल्सिन, YELTSIN, ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस, ऑल्दो इट्स अ प्रॉपर नाउन, बट फिर भी है ना एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे, बट स्टिल यू शुड राइट द एप्रोप्रिएट थिंग ओनली। बोरिस येल्सिन 1991। अब हमने एक इम्पैक्ट क्या पढ़ा गोर्बाचेव की रिफॉर्म्स का, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनको लगा कि हमारी पावर्स प्रिविलेजेस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ना एक कूप प्लान किया अगेंस्ट द गोर्बाचेव। कूप क्या होता है, तख्ता पलट, ठीक है, और उसको रोकने के लिए एक आदमी आगे आया और वो हीरो बन गया जिसका नाम था बोरिस येल्सिन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिटन देयर। वन थिंग व्हिच यू नीड टू लर्न हियर इज दैट इन December 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये 3 major republics of the USSR declared that Soviet Union was disbanded. Why I am focusing on this is क्योंकि जो 2025 लास्ट ईयर का CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें यहाँ से MCQ दिया हुआ था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, देयर वाज अ assertion that in December 1991 under the leadership of Yeltsin
एंड आगे लिखा हुआ था रशिया, यूक्रेन और बेलारूस की जगह एक और कंट्री था, शायद जॉर्जिया या कोई और कंट्री, विच वॉज नॉट द केस. सो दिस assertion was false. Now comparatively it's difficult because no student learns all these things by heart, but this is where CBSE wants to make the exam tough, है ना. तो इतना आप समझना है, 3 कंट्रीज याद रखना है, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस. दीज 3 कंट्रीज डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन वाज नाउ डिसबैंडेड, ये याद रख लो, ठीक है, दिसंबर 1991 में. और फिर गोर्बाचेव की पॉलिसीज, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, अबाउट विच वी हैव डिस्कस्ड. ग्लासनोस्ट इज ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, पेरेस्ट्रोइका इज दैट इज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है. एंड देन वन मोर थिंग, फॉर्मेशन ऑफ CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अब यार मुझे एक बात बताओ, पहले ये USSR था, एंड USSR में यू क्या है, यूनियन. सो इट वाज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. अब वो टूट गया है. अब जब एक ही दम आप किसी ग्रुप से निकलते हो तो यार कुछ तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उनको किसी ग्रुप का तो मेंबर बनाना पड़ेगा ना. तो USSR टूटने के बाद, वो यूनियन टूटने के बाद CIS बना दिया, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ओरिजिनली इट वाज अ यूनियन, इकट्ठे. नाउ इट इज इंडिपेंडेंट स्टेट्स. डिफरेंस, सी द डिफरेंस प्लीज. पहले इट वाज अ यूनियन, नाउ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया, ठीक है. और ये क्या चीज है देखो, दिसंबर 1991 रशिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइडेड टू annul the treaty 1922 treaty on creation of USSR and establish CIS. See, I have told you that after socialist revolution USSR was formed in 1917, but official treaty जो साइन हुई थी इसके लिए वो that was in 1922, है ना. लीगलाइज कर देते हैं कुछ भी ट्रीटी साइन करके. दैट हैपेंड इन 1922. इस ट्रीटी को 1922 वाली ट्रीटी को एनल कर दिया, खत्म कर दिया रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ने, दिसंबर 1991 जो हम बात कर रहे हैं. और एक नया ग्रुप बना दिया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है. दिस इज वन थिंग. और इन्हीं को रिपब्लिक्स को पहले तो इनका फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया. अब एक और बात याद रखनी है जो बहुत बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. मगर उसके पहले पहले ये देखो, रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन. अच्छा, सोवियत यूनियन खत्म हो गया. एक और कंसेप्ट याद रखो. अब अभी यार तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ चुके होगे, उसमें यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनको P5 कंट्रीज भी बोलते हैं. सो ऑल दोज कंट्रीज विच आर पोजेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, लीगली ऑफिशियली, दोज आर USA, USSR, ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड वन इज चाइना, ठीक है. नाउ द थिंग इज USSR यूज्ड टू बी देयर, ठीक है. अब USSR तो 1991 में खत्म ही हो गया. तो USSR की जगह कौन लेगा, किसने ली, दैट वाज रशिया. तो सबसे बड़ा था वो कंपैरेटिवली among all other republics. Russia was the biggest of all, so that's why Russia inherited USSR's seat in United Nations Security Council as a permanent member. This is one thing, ठीक है. और 25 दिसंबर 1991 1991 को गोर्बाचेव रिजाइंड. Please remember this. 25th December 1991 Gorbachev resigned, and with this the old Soviet Union was disintegrated. Disintegrate हो गया पुराना सोवियत यूनियन 1991 25th December, ठीक है. अब ये सारी बातें याद रखनी है. एक और फैक्ट जो तुम्हें याद रखना है वो ओरिजिनल नोट्स में मिलेगा, बिकॉज इट्स नॉट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. बर्लिन वॉल कोलैप्स हुई थी, मैं फिर भी रिपीट करके बता रहा हूँ. जो बर्लिन वॉल मैंने बताया बनी थी, विच सिग्निफाइड द डिवीजन ऑफ द 2 ब्लॉक्स, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड टू 2 ब्लॉक्स, वो बर्लिन वॉल कोलैप्स कर दी गई थी 1989 में, ठीक है. और 1989 में ही गोर्बाचेव ने सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉ किया था फ्रॉम अफगानिस्तान, सेम ईयर 1989, ये भी याद रखोगे, ठीक है. अच्छा, एक और चीज, दिसंबर 1991 में, दोबारा 1989 कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है. 1989 ओनली Gorbachev
withdraw Soviet troops from Afghanistan. So Soviet troops withdrawn actually. ठीक है, December 1991 they annulled the treaty. Remember they declared that Soviet Union is now disbanded. किसने किसने बोला था वो? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। ठीक है, और इसके बाद ये काम हुआ था दैट गोर्बाचेव रिजाइंड। कब? 25 ऑफ दिसंबर। और इसके बीच में एक और चीज होगी दैट मीन्स, क्योंकि जब रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने डिसाइड किया कि ट्रीटी एनल कर रहे हैं 1922 को और यूएसएसआर को डिसबैंड कर रहे हैं, उसके बाद ही तो सीआईएस की फॉर्मेशन हुआ था। सो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स याद रखने हैं सारे। लास्ट ईयर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वाज इजी फॉर माय स्टूडेंट्स एंड इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल इन दिस ईयर एज वेल। फाइन, तो ये सब चीजें हमने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई सोवियत, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर मी, मतलब मैं सीबीएसई में जाऊंगा अगर तो ये क्वेश्चन जरूर डालूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में फॉर श्योर तुम बच जाओगे, बट अदरवाइज, और ये आया भी है ना, कोई भी सेंसिबल आदमी ये क्वेश्चन को तवज्जो देगा इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एज एन इवेंट के रीजंस क्या है वो तो पता होने चाहिए ना, और वो रीजंस ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द एंड ऑफ यूएसएसआर। दो फैक्टर्स मैंने डिवाइड किया हुआ है, रीजन बीइंग क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आया है, इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स। 4-4 नंबर में आएगा, सिर्फ इकोनॉमिक पूछा जाएगा, सिर्फ पॉलिटिकल पूछा जाएगा। तो अगर 6 नंबर में आएगा तो फिर तुम्हारे पास तो 8 पॉइंट से 4 इकोनॉमिक के 4 पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, क्या कारण थे इकोनॉमिक फैक्टर्स वाई यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड? पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री आर्सनल असला, भाई न्यूक्लियर असला इकट्ठा करने में पैसा लग रहा है। सैटेलाइट स्टेट्स, पूरी दुनिया की मेरी साइड आ जाए यूएसएसआर को लग रहा है ना, पैसा दे रहे हैं उनको, इतना पैसा लगेगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो होगा ही ना। ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन, सेम थिंग, दिस इज समथिंग व्हिच यू नो। भाई सिटीजन्स को समझ आने लगा कि यार यूएसए से कितना पीछा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बहुत पीछे हैं, उनको समझ आ गई। ठीक है, और एक चीज और हो गई, शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, सो विल स्टडी दिस इन डिटेल, डोंट वरी। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे? इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट हो ही गई थी, उनकी गवर्नमेंट भी स्टैग्नेंट हो गई थी, अथॉरिटेरियन हो गई थी, इंक्रीजिंगली अनअकाउंटेबल, सुन ही नहीं रही है सरकार, सुनेगी नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, घर पे सरकार पेरेंट्स है, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर responsive you also have to be and more accountable you also have to be, or every decision should be so open that everyone have the right to understand why you have taken that decision. No, any USSR में nothing was there like that. ठीक है, फिर गवर्नमेंट करप्ट होती गई, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर रही थी, अनविलिंग टू ओपन माइंडेड, दिमाग नहीं खोल रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोगों की चीजें, जो उनको लग रहा है वही पुरानी सोच से काम चल रहा है। ठीक है, एंड देन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो चुकी थी भाई, रशिया के अलावा बाकी रिपब्लिक्स की बात ही नहीं कर रहा है कोई। That's why I told you there was a rise of nationalism there in various republics. और फिर पार्टी ब्यूरोक्रेट्स को लगा कि यार हमारे प्रिविलेजेस जो हैं हम उसको एंजॉय करते हैं, है ना, दे वर कंफर्टेबल डूइंग दैट, मतलब वो अलग ही लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तानाशाही में तो सबको मजा आता है ना, दे वर एक्सप्लॉइटिंग दैट प्रिविलेजेस आल्सो, लोगों की सुन नहीं रहे हैं, खुद एंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों को ये चीजें समझ आने लगी थी दैट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अब यूएसएसआर खास सही नहीं रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज बिकेम द फैक्टर्स। गोर्बाचेव तो एक बहाना था, यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होना ही था, कारण ये सब थे। दिस इज वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है, बाइपोलैरिटी एंड हो गई। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रीजन क्या थे जो अभी हमने पढ़े। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, और बहुत बार आया है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर ये 6 नंबर में आएगा तो हर कॉन्सिक्वेंस को 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर में ही दिया भी जाएगा, 2 into 3, डोंट वरी। ठीक है, अदरवाइज यू कैन क्लेम टू CBSE that sir there are officially 3 consequences, उन्हीं 3 consequences के अंदर ही मेन हेडिंग्स में ही बाकी सब हेडिंग्स आएंगे, that's it। ठीक है,
एंड पॉइंट्स तुम्हें 12 दिए हुए हैं, डोंट वरी, ठीक है, नो पॉइंट्स एक्चुअली, नॉट 12। क्या 3 कॉन्सिक्वेंस है, लॉजिक लगाओ थोड़ा यार। बाइपोलैरिटी खत्म, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया मतलब कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया ना, सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, पहली कॉन्सिक्वेंस। अब बाइपोलैरिटी खत्म हो गई तो शुरू क्या हो गई, इमर्जेंस ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वाज 2 पावर्स, यूनिपोलर इज सिंगल पावर। बाइपोलैरिटी एंडेड, यूनिपोलैरिटी स्टार्टेड। और जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो रिपब्लिक्स जो थे, 15 रिपब्लिक का ग्रुप था, वो सब क्या हो गए, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। तो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स की इमर्जेंस हो गई, दैट्स इट, ठीक है। उसी के कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, बात खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, नंबर लेने, ठीक है। कुछ नहीं समझ आता है अभी भी, प्लीज आस्क मी डाउट्स, ठीक है, कमेंट्स में लिखो, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी में यू विल बी देयर, वहां से मुझे व्हाट्सएप पे भी यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली, डोंट वरी, दिस इज वन थिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, शॉक थेरेपी। अब एक चीज टूट गई, कोई बीमारी लगी थी उसको, वो खत्म हो गई यार, उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना, बिखर गई है, उसको वापस से रिस्टोर भी तो करना है, तो उसको थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर थेरेपी देने के 2 तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक दिन मेरे में ख्याल आया यार मैं पतला सा हूँ, जिम जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, खुद को और थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, मसल वसल बनाएंगे, और पहले ही दिन जाके अगर मैं सारी की सारी एक्सरसाइजेस कर लूंगा, है ना, शोल्डर भी कर लिया, बाइसेप्स कर लिए, चेस्ट कर लिया, बैक कर लिया, सब कर लिए, तो क्या हो जाएगा, इट विल रिएक्ट, नो, पेनफुल होगा ना वो इंसिडेंट्स। सो थेरेपी जो होनी चाहिए वो ग्रेजुअल होनी चाहिए ना, थेरेपी कभी सडन नहीं होनी चाहिए, चेंज शुड बी ग्रेजुअल, चेंज शुड नेवर बी सडन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सडन चेंज विल ऑलवेज बी पेनफुल, यही यूएसएसआर के साथ हुआ, ठीक है। अब थेरेपी क्या है यार, यूएसएसआर को जो बीमारियां लगी थी 2, वो क्या थी, सोशलिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म। ये 2 बीमारियों को ठीक करना था, मतलब चेंज करना था, और चेंज करके क्या लेके आना था, एज अपोज टू सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, और एज नॉट डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, एंड एज अपोज टू अथॉरिटेरियनिज्म, सोशलिज्म। ये थेरेपी करनी थी, मगर ये थेरेपी, ये चेंज इतना सडन किया, एंड सडन चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, पेन का मतलब शॉक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शॉक थेरेपी। इतना समझ जाओ बस, एंड दिस इज शॉक थेरेपी, इस चार्ट से ही समझ जाओ। क्वेश्चन आया, व्हाट इज शॉक थेरेपी, द sudden transition of USSR or the republics of USSR from socialist authoritarian system to capitalist socialism लिखते हैं, it is democracy, no, रात ज्यादा हो गई, ठीक है। So from socialist authoritarian model to democratic capitalist system, this was shock therapy। देखो क्या है, और शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी वाज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, बदलाव, चेंज, किससे, फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। व्हाट इज पोस्ट कम्युनिस्ट, पोस्ट होता है बाद में, पहले क्या थे, कम्युनिस्ट, अब क्या हो गए, पोस्ट कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन थे पहले, यूएसएसआर के 15 रिपब्लिक्स, वो कंट्रीज जो पहले कम्युनिस्ट थे अब पोस्ट कम्युनिस्ट हैं, उनमें जो सडन ट्रांजिशन आया फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, दिस वाज नोन एज शॉक थेरेपी, ठीक है। अच्छा, इसको इन्फ्लुएंस किसने किया था, कौन प्रभावित कर रहा था, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, दीज आर 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पैसा चाहिए ना यार, बदलाव करना है तो यू नीड टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, नो, एंड दैट वाज एक्चुअली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है। अब ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, प्लीज रिमेंबर दिस, दैट शॉक थेरेपी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, दैट्स इट। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस, क्वेश्चन आता है दैट वाज इट द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ऑब्वियसली नॉट,
because change should be gradual, not sudden. So that's why it was not a good thing. ठीक है, गुड थिंग मतलब इट वॉज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, सडन चेंज हुआ। ठीक है, अब ये सब चीजें पढ़ना, उसमें एक इवेंट भी दिया हुआ है, लार्जेस्ट गैराज सेल, व्हाट वाज दैट। अब यार अगर तुम देखो, ये कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस आल्सो। अब फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म जा रहे हैं। सोशलिज्म में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज किसके नाम थी? स्टेट के नाम, गवर्नमेंट, स्टेट, द गवर्नमेंट, सरकार, देश के पास है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल के पास जाएगी। अब तो सरकार को सब कुछ बेचना पड़ेगा, किसको? प्राइवेट इंडिविजुअल को। और वो इतना सडन हुआ कि भैया इतने कम दाम में सब कुछ सरकार ने बेच दिया। इसको बोला जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल। ठीक है, मतलब जैसे सेल लगती है ना भाई, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मतलब देयर इज ऑक्शन लाइक दैट ओनली। दिस वाज लार्जेस्ट गैराज सेल दैट हैपेंड। ठीक है, अच्छा वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ठीक है, आया ये भी बहुत बार, 6 मार्क्स में भी आया हुआ है। अब इसको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस मैंने डिवाइड किया है, फटाफट से देख लो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो एक तो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, वही जो लार्जेस्ट गैराज सेल मैंने बताया, नियरली 90% ऑफ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टीज वर सोल्ड टू प्राइवेट ओनरशिप एट प्राइसेस कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, मतलब बहुत थ्रो अवे प्राइसेस में बेच दिया गया था। फिर जो रशिया की करेंसी थी रूबल, वो डिक्लाइन हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, वन थिंग। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्या होता है? इकोनॉमिक स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, है ना, बेसिक, महंगाई बढ़ गई, है ना, आम भाषा में। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक कलेक्टिव फार्मिंग बैन कर दी गई यार। इस कलेक्टिव फार्मिंग एज अ प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय लेनिन एक्चुअली। ठीक है, लेनिन और स्टालिन में भी ओरिजिनली वो द फाउंडर्स ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के टाइम के, बट नो नीड टू गो इनटू दैट, इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस, डोंट वरी। उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग एक चीज की थी। ठीक है, सोशल वेलफेयर की बात करते थे वैसे ही सोशलिज्म में, तो सो दैट वाज आल्सो बैंड, व्हिच इज वन थिंग। एंड वन मोर थिंग वाज, यार देखो 1989 में अगर किसी कंट्री की जो जीडीपी है तो अगले 10 साल बाद तो बढ़नी चाहिए ना, बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए एक्चुअली। मगर रशिया में उल्टा हो गया था, जो रशिया की 1989 में जीडीपी थी, 1999 में उससे भी कम हो गई कलेक्टिव जीडीपी। सो इकोनॉमिकली हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। दिस इज वन कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू शॉक थेरेपी दैट हैपेंड। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे यार? जब भी देखो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जब आर्थिक स्थिति ठीक ना होगी कहीं की, तो भाई सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, है ना। प्रोस्पेरिटी के लिए इकोनॉमी का ठीक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए तो तुम सब बच्चे भी क्यों पढ़ रहे हो कि आर्थिक स्थितियों को ठीक करोगे, अपनी भी देश की भी, और प्रॉस्पेरस रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है, तो मेहनत करने का एक रीजन बड़ा है ये भी, दैट यू विल बी एम्प्लॉयबल, यू विल वर्क, यू विल गेट मनी एंड यू विल बी हैप्पी। दिस इज वन थिंग। ठीक है, money cannot give you directly happiness, but money can give you that freedom to do what you want to do, that will actually give you happiness. ठीक है, this is one thing. वो लाइव क्लासेस में we have talked about this in detail, है ना, we have to learn various things out of this as well. अब बात ये है कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली खराब होंगे। क्या हुआ देखो, पैसा नहीं है तो पावर्टी होने लगी। ठीक है, पावर्टी का एक कारण ये भी था, सोशल वेलफेयर सर्विसेज सारी ले ली गई। सोशलिज्म सिस्टम में क्या होता है, लोगों को भला करना है। सोशलिज्म, सोशलिस्ट में जैसे यार इंडिया में भी कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज होती हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम्स, है ना, पेंशंस हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मनरेगा इज देयर, जिसका नाम बदल दिया अभी, जी राम जी हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है, दीज आर सोशल वेलफेयर सर्विसेज। ये हटा ली जाएंगी तो कुछ जो लोग इसी पे डिपेंडेंट थे उनके लिए तो गया ना जो भी आ रहा था फ्री में। दिस इज वन थिंग। अच्छा, फिर जब कंट्री क्राइसिस में होता है तो यार जो पढ़े लिखे एकेडमिक इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थे लोग, इंटेलिजेंट एकेडमिशियंस, ये सारे लोग थोड़ा सा एलिनेट हो गए समाज से, बोले अभी कोई फायदा नहीं है इसमें घुसने का, है ना, अपना आराम से बैठ के चाय पियेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अलग रहते हैं। तो वो पार्टिसिपेशन उनका कम हो गया सोसाइटी में। और जब भी कुछ प्रॉब्लम क्राइसिस सिचुएशन होगा तो एक माफिया इमर्ज हो जाएगा। माफिया क्या होता है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज स्टार्टेड, नो।
ठीक है ना, क्योंकि देयर विल बी लैक ऑफ रूल्स इन सर्टेन एरियाज। जब रूल्स की कहीं पे कमी हो जाएगी तो इलीगल एक्टिविटीज करना, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करना थोड़ा आसान हो जाता है ना। और फिर प्राइवेटाइजेशन हो गया बिकॉज कैपिटलिज्म आया, और कैपिटलिज्म तो इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा हमने डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी नो, है ना। अब कैपिटलिज्म हुआ तो यहाँ से इक्वालिटी भी कम हो गई, सो डिस्पैरिटीज बढ़ने लग गई, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, वो विजिबल भी होने लगा ज्यादा। और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये थोड़ा सा समझो। पहली बात तो डेमोक्रेसी लाने का ट्राई किया गया, मगर चक्कर ये था कि हो नहीं पा रही थी। अभी भी वहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ही थे, डिक्टेटर्स ही चल रहे थे, जो प्रेसिडेंट तो बन गए मगर स्टिल दे वर बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स। कहने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डेमोक्रेसी लाना भी इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू एस्टैब्लिश वेरियस इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थान बनाने पड़ेंगे ना। इन इंडिया व्हाई वी आर स्टिल अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, बिकॉज वी हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक सुप्रीम कोर्ट, है ना, वी हैव इंस्टीट्यूशन लाइक इलेक्शन कमीशन, वी हैव पार्लियामेंट, है ना, और भी बहुत कुछ है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वी हैव सीबीआई, वी हैव ईडी, वी हैव वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कर रहे हैं काम। वहां पे सी ट्रांजिशन इकोनॉमी में हुआ, पॉलिटिकल हुआ। इकोनॉमी में ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म, फोकस सारा इस पे कर दिया, ऑपोजिट सॉरी, फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। पॉलिटिकली भी जो चेंज करना था फ्रॉम ऑथोरिटेरियनिज्म टू डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस पे फोकस ही नहीं किया ज्यादा, तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज वहां पे हो गई। सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज नॉट गिवन एज मच इंपॉर्टेंस एज दैट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जो कि बहुत जरूरी थी। एंड दैट्स व्हाई द इकोनॉमिक सिस्टम आल्सो फेल्ड, बिकॉज कैपिटलिज्म कैन ओनली वर्क इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सरकार तुम्हारी तानाशाह है, इकोनॉमिक की तुम बात कर रहे हो, कैपिटलिज्म की, दैट कैन नॉट फंक्शन। एंड अभी भी देयर वाज नो डिसेंट और ऑपोजिशन वाज अलाउड, अभी भी कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता था, जेल में डाल देंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ये हो रहा है आज भी, ठीक है, बट दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो बी विजिलेंट इफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग देयर, इवन if it's very near to you also, please be very vigilant and careful. This is one thing। वहां पे यूएसएसआर में भी कोई ऑपोजिशन या डिसेंट कि मेरी बात नहीं मानी, सरकार की बात नहीं मानी, तो सरकार को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। दैट वाज हैपनिंग। This is not a trait of a democratic system. These are the consequences of shock therapy। ये चार याद कर, चार सबकी हैं, ये याद कर लेना, that's it, ठीक है। अब यार उन्हीं कंट्रीज में बहुत सारी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी, वो क्या है, इन पे क्वेश्चन आता है। देखो एक ये क्वेश्चन हमने समझना है, क्या टेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये शॉर्ट में तुम्हें बताया हुआ है कि ये है, और इन्हीं को ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है फिर, ठीक है। सो तुम ये मेजर क्वेश्चन कर लो, ठीक है, दिस इज जस्ट टू बाद में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तुमने करना इतना ही है, तुम्हें इतना मेन, मुझे मतलब तुम्हारे आंसर शीट में कीवर्ड्स दिखने चाहिए कि रशिया में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हुई। देयर आर टू प्लेसेस, चेचन्या एंड दागिस्तान, वहां पे पीपल स्टार्टेड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट होता है अलग होने की बात, कि हम देश से अलग होना चाहते हैं, रशिया से, ठीक है। यार देखो अभी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है और मतलब कुछ कमजोर स्थिति में है, और जब कोई भी कमजोर स्थिति में होगा तो उसको और कमजोर करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है, कि ऑलरेडी कमजोर है तो इसको अभी और तोड़ना भी आसान है। तो रशिया को और डिसइंटीग्रेट करने की बात की जाने लगी थ्रू चेचन्या एंड दागिस्तान, है ना। रशिया वाज वन ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर एंड सेम अदर कंट्रीज आल्सो। यूएसएसआर का ही एक सेंट्रल एशियन कंट्री तजिकिस्तान, नाउ विल नॉट गो इनटू डिटेल्स क्या सेंट्रल एशिया है, क्या उनके सेंट्रल एशियन 5 रिपब्लिक्स हैं, जो अगेन व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाके देख सकते हो। 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर देयर, आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट, डोंट वरी। आउट ऑफ दोज वन इज तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर चलता रहा। सिविल वॉर होता है कंट्री के अंदर एक वॉर हो जाना, मतलब लड़ाई हो जाना कुछ ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। जैसे श्रीलंकन सिविल वॉर की बात करते हैं, क्लास 10th यू मस्ट हैव स्टडीड, क्लास 12th आल्सो यू हैव स्टडीड, साउथ एशियन चैप्टर में, है ना, सिन्हाला वर्सेस तमिल कम्युनिटी, दैट वाज अ काइंड ऑफ सिविल वॉर। सेम हैपेंड इन तजिकिस्तान एज वेल। 10 साल तक चला, 2001 में एंड हुआ। स्टार्ट कब हुआ? 1991 में, ऑब्वियसली जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आई एम स्पीकिंग टू क्विकली,
फास्ट बोल रहा हूँ थोड़ा सा, अगर तो देख लेना, काइंडली बेयर दैट, बट बिकॉज हमने 15 दिन में 15 चैप्टर्स करने हैं तो आई नीड टू बी वेरी क्विक, ठीक है। सो थोड़ा सा अटेंशन को इम्प्रूव करना है, फोकस्ड यहाँ रहो और कहीं दिमाग नहीं जाना चाहिए अभी, एटलीस्ट अभी तो अगले कुछ 20-25 दिनों में तो खासकर नहीं जाना चाहिए, 20 दिनों में 23 को तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है दैट in which post communist country there was a civil war for 10 years, the answer is Tajikistan, please remember this, and it ended in 2001, टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ। then there is a country अजरबैजान, अजरबैजान में there is a place नागोर्नो काराबाग, बहुत टाइम से नहीं आया तो ये आ सकता है अभी, क्योंकि तजिकिस्तान पूछा जा चुका है तो अजरबैजान अब हो सकता है, पूछ लें। कैसे पूछेंगे? दैट नागोर्नो काराबाग इज रीजन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, यू टेल दैट इट्स अजरबैजान, एमसीक्यू में, ठीक है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है दैट यहाँ के कुछ लोग अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज वन इशू। अच्छा, फिर जॉर्जिया में भी कुछ इश्यूज हैं, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, कुछ लोग अलग होना चाहते हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में हैं इश्यूज, ये सारे इश्यूज है। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस फाइटिंग ओवर वाटर एंड टेरिटरी एज वेल, पानी और जमीन को लेकर लड़ रहे हैं। सो देयर आर टेंशंस मेजरली, जो हमने बात करी वो तुमने याद रखना एग्जांपल्स, चाहे एमसीक्यू में आ जाए, 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, यू मस्ट नो दिस, ठीक है, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार इन कंट्रीज में टेंशन क्यों थी इतनी, क्यों, व्हाई देयर वाज सच टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन दीज कंट्रीज इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। रीजन क्या है? रीजन क्या है? पहला कारण क्या है? रीजन्स विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। इनकी किस्मत खराब है, ये जिस जगह पे टेरिटरी है दैट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। यार जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल चीज होगी ना, सी फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, इंडिया में द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज कश्मीर, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड इट इज मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, है ना। तो जो सबसे सुंदर होगा उसके पीछे लड़ाइयाँ होती है ना, स्कूल में भी होता था, ठीक है। सेम इज हैपनिंग विद द कंट्रीज एंड टेरिटरीज एज वेल। द मोस्ट रिसोर्सफुल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, भाई तेल पूरी दुनिया को चाहिए, एनर्जी रिसोर्स, फैक्ट्रीज काम करेंगी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब किससे होने वाला है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एटलीस्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज, डेवलपमेंट, ऑयल, हाइड्रोकार्बन कहाँ है? सारे, बहुत सारे यहाँ पे, मिडिल ईस्ट एंड दिस रीजन। दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि उसको सारे लेना चाहते हैं। और इसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस, सारे कंट्रीज अपने मिलिट्री बेसिस बनाना चाहते हैं वहां पे। यूएसए के तो है ही है बहुत सारे, देखो जरा। अच्छा, सबके अलग अलग कारण है। और यूएसए क्यों यहाँ पे अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, या उसने बनाए भी हुए हैं? यूएसए ने मिलिट्री बेस इसलिए बनाए यहाँ पे क्योंकि यूएसए पे एक अटैक हुआ था, 9/11 अटैक, 11 सितंबर, इट इज 9/11, ठीक है। अब देखने में तो 9 नवंबर लग रहा है बिकॉज इट्स 9/11, बट नो, इन वेस्टर्न कंट्रीज पहले मंथ लिखा जाता है फिर डेट आता है, सो इट्स 9/11 इज एक्चुअली 11 सितंबर। तो 9/11 अटैक अगर तुम्हें पता है, विच वॉज अफगानिस्तान के ही एक ग्रुप ने किया था, है ना, एंड ओसामा बिन लादेन वाज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप एट दैट टाइम। इट वाज आल्सो एन अटैक ऑन यूएसए's डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। जल्दी से सुन लो यार, अब रहा नहीं जा रहा है बताने से। बेसिकली मिडिल ईस्ट में हर जगह तो यूएसए ने अपनी तरह की सरकार बना ली है, बट अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो रेजिस्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट मतलब जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो रेजिस्ट करते हैं, यूएसए की नहीं मानते। यूएसए का पूरा सिक्का दुनिया में किस बेसिस पे चल रहा है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा, उनकी 2 विचारधाराएं, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म। नाउ ईरान रेजिस्ट दैट एंड अफगानिस्तान आल्सो रेजिस्ट दैट। देयरफॉर अफगानिस्तान or terrorist organization Osama bin Laden attacked on 11th of September 2001, ठीक है, and that attack was actually a symbolic attack on their buildings, ठीक है, maybe that Twin Towers and WTO and that Pentagon, दोनों क्या represent करती हैं? capitalism and democracy. That was attack on USA's ideology that we don't agree to you, ठीक है, and don't impose what you believe in, listen to us, ठीक है। I'm not justifying the violence in any case, that was a completely wrong thing that happened, ठीक है, that was not the right way to do that, but this is just a thing you need to understand. जब से 9/11 अटैक्स हुए,
यूएसए को लग रहा है कि यार अफगानिस्तान में नजर रखनी है, और अफगानिस्तान के सबसे क्लोज वो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इसीलिए वहां पे यूएसए अपने बेसिस बनाना चाहता है और बनाए भी है उसने। ये कारण है यूएसए के वहां बेसिस बनाने का। रशिया क्यों वहां पे मिलिट्री बेस बनाना चाहता है? क्योंकि रशिया उन सारे कंट्रीज को अपना नियर अब्रोड मानता है। बोले यार पहले ये मेरे ही तो ग्रुप थे, यूएसएसआर, मैं सबसे बड़ा कंट्री था, ये सारे मेरे साथ थे, है ना। सो रशिया उनको नियर अब्रोड बोलता है अपना, ठीक है। एंड यूक्रेन वाज आल्सो वन ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट था। दैट्स व्हाई रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। समझ आ रहा है कि क्यों रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है? क्योंकि रशिया वांट देम बैक, सिंबॉलिकली बताना चाह रहा है कि बेटा तुम पहले मेरा हिस्सा थे, क्यों यूएसए के इन्फ्लुएंस में जा रहे हो। That's why Russia invaded Ukraine. Again, that is not justified the way Russia is doing this. Completely wrong. You cannot invade a sovereign country, never. As of now. But this is a reality which is happening. International politics is so brutal. Please understand this. ठीक है। और चाइना इज अ वेरी प्रैक्टिकल कंट्री भैया। चाइना को चाहिए पैसा, ठीक है। चाइना के इंटरेस्ट है वहां पे ऑयल रिसोर्सेज में, है ना, और वो ट्रेड करना चाहता है, इसीलिए चाइना वहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस। इफ यू सी ना, दिस होल रीजन इज वेरी एथनिकली रिच, ठीक है। जो ये यूएसएसआर वाला रीजन था ना पूरा, वन इज रशिया एंड द अदर 14 सेंट्रेलेशन अदर 14 रिपब्लिक्स, ये सारे कंट्रीज, और इसके साथ में देयर इज ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये भी थोड़े से कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में ही थे, ठीक है। सो ये सारे कंट्रीज आर एथनिकली सो रिच, ठीक है। और यहाँ पे इफ यू सी, देयर वाज अ कंट्री ओरिजिनली नोन एज चेकोस्लोवाकिया, उसका भी स्प्लिट हो गया था ना, इट बिकेम चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। अभी जहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स रह रहे हैं, चेक्स एंड स्लोवाक्स, ठीक है। और पहले एक बड़ा कंट्री हुआ करता था यूगोस्लेविया, ठीक है। वो भी टुकड़े हो गए, जिसको हम आज बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, बाल्कन रिपब्लिक्स बन गए 1991 के बाद बहुत सारे, विच इंक्लूड्स क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, है ना, ये सारे कंट्रीज बन गए। अब तुमने याद क्या रखना है कि ये बाल्कन कंट्रीज हैं या बाल्कन रिपब्लिक्स हैं। बाल्कन रिपब्लिक्स वो हैं जो 1991 के बाद यूगोस्लेविया से अलग होके बने थे। पहली बात। एक हमने पहले बाल्टिक रिपब्लिक्स पढ़ा था। बाल्टिक रिपब्लिक्स क्या है? जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, ये 3 कंट्रीज 1, 2 एंड 3, ये कौन से कंट्रीज हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। These 3 are the Baltic republics. These यूगोस्लेविया के जो कंट्रीज अलग अलग हुए, क्रोएशिया, ठीक है, दैट हर्जेगोविना, बोस्निया, ये सारे आर एक्चुअली द बाल्कन रिपब्लिक्स। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज वन थिंग, ये याद रख लो एक चीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर इज कि इंडिया के इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज से क्या रिश्ते हैं। अब उन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो यार टोटल 15 रिपब्लिक्स हैं, मगर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया। तो हम रशिया से ही अपने रिलेशंस की बात करेंगे, जो एनसीईआरटी हमें बताता है, सबसे नहीं, ठीक है। सो इंडिया रशिया रिलेशंस क्या है वो हम देखेंगे। अब ये 5 चीजें याद रख लो जिसपे इंडिया और रशिया के रिलेशंस बेस्ड है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, अभी लंबी हो रही है क्लास अभी, है ना, ज्यादा लंबी होगी तो फिर देन योर टाइम इज लेसर नाउ, नो, यू कैन नॉट डिवोट दैट मच टाइम फॉर अ सिंगल चैप्टर, ठीक है। मोर फोकस शुड बी ऑन द लर्निंग एस्पेक्ट, ठीक है, and testing yourself through the test series which you have to purchase from me. That is not the part of free resources. You can go, I have told you, it's a खजाना, ठीक है। इंडिया रशिया रिलेशंस किस पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। एक दूसरे में हमारा ट्रस्ट है। बच्चे बच्चे से भारत में पूछ लो, भारत का दोस्त कौन है? सबका जवाब रूस, रशिया, है ना। एंड हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, वो कॉमन इंटरेस्ट क्या है? The vision of a multipolar world order. हम दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। इसका रीजन क्या है? एक बार देखो जरा। अगर पूरी दुनिया में हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें, यूनिपोलर मीन सिंगल पावर, तो सिंगल पावर कौन होगा? इंडिया होगा, रशिया होगा? नहीं, ऑब्वियसली कौन होगा? यूएसए।
अगर हम पूरी दुनिया में बाईपोलैरिटी की बात करें कि पूरी दुनिया बाईपोलर वर्ल्ड हो, बाईपोलर वर्ल्ड में भी इंडिया आएगा क्या? एक तो यूएसए होगा, अब रशिया वैसे भी इतना पावरफुल नहीं रहा है तो रशिया भी नहीं होगा, तो सेकंड में भी चाइना हो जाएगा, बट नॉट इंडिया और रशिया। बट अगर हम मल्टीपोलैरिटी या मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करें, उसमें तो यार सारे ही पावर्स हम किसी को भी डाल सकते हैं। देयर इज अ डीप एंड विजन दैट देयर इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, दैट मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर आर देयर। सो उसमें हम इंडिया को भी डाल सकते हैं, उसमें हम रशिया को भी डाल सकते हैं, हम भी पावर्स होंगे। और उसमें हाँ यूएसए भी इज वन ऑफ द पावर्स, चाइना इज वन ऑफ द पावर्स, different kinds of powers will be there. So India and Russia will be a center of power if there will be a multipolar world order, not a bipolar or unipolar world. That's why we both envision this multipolar world order. फिर म्यूचुअल बेनिफिट्स, भाई दोस्ती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स देते हैं एक दूसरे को। कैसे? देखो जरा, इंडिया को क्या बेनिफिट मिलता है रशिया से? कश्मीर पे एनर्जी सप्लाईज में। अब कश्मीर पे कैसे बेनिफिट मिलता है, अगेन आई हैव डिस्कस दिस, फटाफट से सुन लो। या तो Russia is a permanent member in the United Nations Security Council. So if there will be any resolution against Kashmir, है ना, against India on Kashmir issue in Security Council, Russia is there to protect us. Fine, because Russia is a permanent member and it will use its veto power. ठीक है, and ये क्या है veto power and all की कहानी in politics, that is something we should do in international organizations. एनर्जी सप्लाईज, हमें तेल सप्लाई करता है और भी बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज। इंटरनेशनल टेररिज्म पे इंफॉर्मेशन शेयर करना, इट्स मोर डेवलप्ड है ना टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो। सेंट्रल एशिया का एक्सेस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये 5 कंट्रीज हैं जो स्थान वाले, अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। यहाँ को एक्सेस हमें मिलेगा थ्रू रशिया। ठीक है, रीजन बिग बिकॉज हमारे ऊपर वहां पहुंचने का रास्ता या तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बट यू कैन नॉट एंटर थ्रू पाकिस्तान आल्सो और अफगानिस्तान आल्सो, है ना। एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना आल्सो। फटाफट से फिर से ये भी देख लो भाई, इधर लेट्स से इंडिया है, ठीक है, कश्मीर है, मगर यहाँ पे देयर इज पाकिस्तान, यहाँ पे वी हैव चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान। तो हमें चाइना से लड़ना है, तो कैसे लड़ेंगे? या पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना आसान है, मगर क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है तो चाइना इधर से हमें अटैक करेगा। बट हाउ विल काउंटर दैट? वी हैव मेड रशिया आवर फ्रेंड टू काउंटर द चाइना। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, दिस इज बैलेंस ऑफ पावर जो हम सिक्योरिटी में समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब रशिया को हमसे क्या बेनिफिट मिलता है यार? हमें तो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं रशिया से। भाई हम हथियार खरीदते हैं, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। ठीक है, बहुत सारे हथियार लेते हैं तो हम रशिया को बहुत पैसा देते हैं। ठीक है, दिस इज वन थिंग। देन हेल्प ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस, जब तेल की कमी हो जाए, कहीं पे बहुत महंगा हो जाए, फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट जहाँ से तेल आता है, ईरान से अभी क्योंकि वॉर चल रहा है तो वहाँ से ऑब्वियसली इशू होने वाला है, तेल का रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो हमें कौन आता है सेव करने, काउंटर प्रोटेक्ट करने? ऑयल कहाँ से मिलता है हमें? फिर रशिया से मिलता है। ठीक है, और इसी बिकॉज रशिया से हम बहुत सारा ऑयल लेते हैं, यही चीज़ बुरी लगी थी यूएसए को, जिसकी वजह से यूएसए ने हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए थे। अभी याद होगा पीछे हुआ था ना 100% टैरिफ्स, 50% प्लस 50% टैरिफ्स। ठीक है ना, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ दैट। देन न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी रशिया से मिली है। ठीक है, एंड space explorations में भी they have helped us. Its example is there, cryogenic rocket. It's a scientific term, no need to go into that. You're studying political science. हमें जब चाहिए था cryogenic rocket तो वो हमें रशिया ने दिया था, they provided us with that. ठीक है, what is that? No need to go into that. It's not, it will not be asked. ये 5 प्रिंसिपल्स, ये हेडिंग जैसे दिखने चाहिए। दिस इज द वे टू राइट एन आंसर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर ऐसा पेपर में दिख जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 5 हेडिंग्स दिखे हुए हैं, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, बात खत्म। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एक क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है मगर मैंने तुम्हें ये बताया हुआ कि अगर इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस पूछे जाएंगे ना, तो ये टेबल देखना जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल रिलेशंस हमारे। यूएसएसआर मतलब कि 1991 से पहले का, और 1991 के बाद इंडिया और रशिया के रिलेशंस। ठीक है, से पहले यूएसएसआर। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक, अरब स्प्रिंग, व्हाट इज दैट? लेट अस डू दिस। ठीक है, और इसको एंड करते हैं। अभी अरब स्प्रिंग क्या है, कंटेक्स्ट वाइज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझना जरूरी है ना कि क्यों यहाँ पे दिए हुए चैप्टर में
ठीक है, कोई स्प्रिंग की बात है, कोई मतलब ज्योग्राफी थोड़ी चल रही है, बट क्या है ये फिर, सी दिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यार पेन को क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। So we are talking about end of bipolarity. End of bipolarity means disintegration of USSR, है ना, टू पावर्स खत्म, सो इट इज एमरजेंस ऑफ एक्चुअली यूनिपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी में राजा कौन, पूरी दुनिया का यूएसए, और यूएसए की जो सोच है वो सबसे पहला उसका प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी। ठीक है, अब पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है ना, इवन दैट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज वर आल्सो डेमोक्रेटाइज्ड थ्रू शॉक थेरेपी, है ना, बट कुछ रीजन ऐसे थे अभी भी जहां डेमोक्रेसी नहीं थी पूरी दुनिया में, दैट वाज द मिडल ईस्ट, अरब वर्ल्ड। ठीक है, अब चलो देख लो यार तुम, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, दिस इज कंप्लीट एशिया, ठीक है, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, फाइन, दिस इज वर्ल्ड मैप। ठीक है, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये है एशिया। एशिया का वेस्ट क्या है, ये इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, सेंटर से डिवाइड करते हैं, और ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, और ये है मिडल, तो मिडल के ईस्ट में क्या है फिर ये, इसीलिए इस रीजन को दो नामों से जाना जाता है, एक वेस्ट एशिया क्योंकि ये एशिया का वेस्ट है, वेस्ट ऑफ एशिया, और दूसरा मिडल ईस्ट क्योंकि ये मिडल से ईस्ट में है। ठीक है, और ये ही इसी रीजन को हम अरब वर्ल्ड भी बोलते हैं, द अरेबियन वर्ल्ड। ठीक है, बिकॉज इट इज मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, अरब डोमिनेटेड कंट्रीज। ठीक है, गल्फ कंट्रीज भी बोलते हैं। और इसी यहाँ पे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर बिकॉज आई हैव टोल्ड यू वेरी रिसोर्स रिच एरिया एंड एवरी कंट्री वांट्स टू एस्टेब्लिश देयर मिलिट्री बेसिस देयर। यहाँ पे ही ईरान, इराक, सीरिया, यूएई, येमेन एंड दैट इजराइल, है ना, वो सारे, लेबनान, जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज यहाँ पे हैं, ओमान, येमेन, बहुत सारे कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई आल्सो, सो these are the countries which are there। यहाँ पे मगर डेमोक्रेसी नहीं थी मेजरली किसी भी कंट्री में, और जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन होने लगा तो यार इन कंट्रीज को के लोगों को लगा कि यार हम भी तो अपने कंट्रीज में डेमोक्रेसी लेके आए, है ना। सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज इज एक्चुअली अरब स्प्रिंग। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेस्ट एशियन या फिर अरब वर्ल्ड, डेमोक्रेटाइजेशन मतलब स्प्रिंग, फूल खिलेंगे, बोले हमारे यहाँ भी फूल खिलेंगे, डेमोक्रेसी आएगी, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, डेमोक्रेसी आएगी। ठीक है, वेस्ट एशियन कंट्रीज में डेमोक्रेटाइजेशन की बात होनी, दिस इज नोन एज अरब स्प्रिंग। देख लो डेफिनेशन क्या है, 21st सेंचुरी विटनेस्ड एमर्जेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स for democracies and democratization in West Asian countries, and one such event is characterized as Arab Spring that began in 2009। 2009 ये बहुत एक इशू वाली चीज है कि सर गूगल पे तो 2010 दिया हुआ है, ठीक है, तुमने 2009 लिखना है क्योंकि ये, अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई करिकुलम में है, और सीबीएसई ने अपने करिकुलम में 2009 दिया है, तो देयर इज नो चॉइस दैट यू विल बी आंसर मार्किंग 2010। गलत अगर करेगी वो, ठीक है, पेपर खुलवाएंगे, सीबीएसई पे जाएंगे, बोलेंगे कि भैया तुम्हारे करिकुलम में 2009 दिया हुआ, यू कैन नॉट डू इट इनकरेक्ट, पहली बात। ठीक है, शुरू कब हुआ था, 2009 में। अच्छा, इसी रीजन में जो मैंने बताया ना, यहाँ पे अफ्रीका भी थोड़ा सा, जो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, ये देख रहे हो पर्पल, है ना, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है,
नॉर्थ ऑफ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे तुनिशिया एक छोटा सा कंट्री है, वहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो शुरू में ना ये एक सोशल मूवमेंट था। सोशल मूवमेंट मतलब कि करप्शन के अगेंस्ट या अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, पॉवर्टी के अगेंस्ट। सो इट स्टार्टेड एज अ सोशल मूवमेंट बट इट टर्न इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। क्वेश्चन आता है एज एन असर्शन that Arab Spring started as a social movement, later on turned into a political movement. That's true. क्योंकि उनको वहां पे ये समझ आया कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सारी क्यों है, क्योंकि हमारी सरकारें जो है वो ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटर्स है। तो बोले पॉलिटिकल सिस्टम बदलना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना पड़ेगा। तुनिशिया से स्टार्ट होके बाकी मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज में भी चली गई। ठीक है, इसका एक उदाहरण कि यार इट वाज अ पावरफुल मूवमेंट वो इससे दिखता है that there was a person होस्नी मुबारक जो इजिप्ट में वो पावर में था since 1979 he was in power there, होस्नी मुबारक। but his government collapsed, he also collapsed क्योंकि इतने डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए। so it shows कि यार जो इतने टाइम से पावर में था उसको हटा दिया गया, मार दिया गया। what all happened basically was that shows that this movement was effective, है ना। और ये अल्टीमेटली और बहुत सारे अरब कंट्रीज में गई मूवमेंट, येमेन, बहरीन, लिबिया, सीरिया, इन कंट्रीज में भी ये मूवमेंट पहुंची। ठीक है, अल्टीमेटली द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बट यही है कि एक डर तो पैदा हो जाता है ना सरकारों में कि यार कल को फिर से खड़े हो जाएंगे हमारे अगेंस्ट। तो थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन तो हो ही जाता है। ऑल्दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई है कि नहीं आई, दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट, नहीं आएंगे ऑब्वियसली वी नो दैट, बट एक डर पैदा होना, अकाउंटेबिलिटी उससे थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। दैट्स इट। So what is Arab Spring? Democratization of the West Asian countries, which started in 2009 from a very small country, Tunisia. That's it. This was the chapter end of bipolarity. ठीक है, पूरा चैप्टर इतना भी कर लोगे ना, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है कोई भी। ठीक है, जो भी बोर्ड्स में आएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी है तुम्हारे चैप्टर की। अगेन पूरे नोट्स चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए फ्री के, तो भाई व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें तुम्हें सारी चीज़ों के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसमें मिल जाएंगे। मतलब देयर इज वन लॉन्ग क्लास, ठीक है, वो बुक 1 एंड फॉर वन लॉन्ग क्लास बुक 2 और नोट्स एज वेल एंड क्रिस्प नोट्स एज वेल, एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस एज वेल, पीरियडिक क्वेश्चंस एंड और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, मैप क्वेश्चन एंड ऑल। ठीक है, ऑल दो मैप के लिए भी एक वीडियो स्पेसिफिक मैं बनाऊंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्री के अलावा अगर कुछ एक्चुअली कुछ काम करना चाहते हो, है ना, खुद को टेस्ट करना चाहते हो, तो बेटा वो फिर टेस्ट सीरीज से ही होगा। टेस्ट सीरीज अगर परचेज करनी है तो फिर 81683 इस नंबर पे तुम मुझे टेक्स्ट करोगे या व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी तुम ले सकते हो नंबर, मुझे बताओगे। ठीक है, एंड यू विल गेट दैट टेस्ट सीरीज। आई विल इवैल्यूएट दैट दोस टेस्ट फॉर यू। तुम्हारी गलतियां, आंसर राइटिंग में मिस्टेक्स, कंटेंट में मिस्टेक, आई टेल यू एवरीथिंग। इसके बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मैं बता चुका हूँ, ये खजाना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब तब तक पहले ये रिवाइज कर लो, डाउट होगा मुझसे पूछ लो, इधर इन द कम्युनिटी और पर्सनल मैसेज और थ्रू कमेंट सेक्शन। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो। 23 को तुम्हारा पेपर है मार्च को, दैट्स हाउ यू विल स्कोर फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू सो मच।